चलो बच्चों, तो गोपाल भी कुछ बोल रहा है, सर मेरा फ्लो जाते जा रहा है, करंट कैपेसिटर का होमवर्क तो कर रहा था सब। अच्छा, मतलब जो भी है आपके रीजन यार, उसको थोड़ा सा चीजें करो आप वाइंड अप, है ना। जो भी रीजन से वो हटाओ, आपको बस ये इंश्योर करना है, देखो कि अपना है ना, जितना भी आपको वर्क मिल रहा है वो अच्छे से करो। मॉड्यूल 100% सॉल्व होना चाहिए, 100%। एक एक क्वेश्चन मॉड्यूल का आपको आना चाहिए, बीट इलस्ट्रेशन, कोई भी इलस्ट्रेशन दिया है मॉड्यूल में, एक्सरसाइज हो गई, बिगनर बॉक्सेस हो गए, सब आपको 100% आना चाहिए। उसके बाद एससी भी 100% आना चाहिए। ये होने के बाद टॉपिक का बेसिक्स कवर होता है। देन आफ्टर दैट, अबाउट दैट, आपको फिर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, देन 1 2 3 4 करना है। ठीक है, 1 2 3 4 जब करोगे ना, तो वो करने पे आपको थोड़ा मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, लेंथी है, कई क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो वहां है, सही सही बोलूं तो मैं आईआईटी एडवांस लाइव क्वेश्चन, और वो लेवल प्रिपेयर करने के लिए वहां जल्दी कर पाओ, इसके लिए इतना सब प्रिपरेशन करना पड़ेगी आपको। मॉड्यूल ऐसे भी सॉल्व करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ 1 2 3 4 इन लेस टाइम। अदरवाइज क्या होगा कि बेसिक्स ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन टफ पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप चलने का बोलता हूँ हमेशा मैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ कि अभी भी देखो क्लास में 100% अभी आए नहीं बच्चे, धीरे धीरे आते एक तो। सो सब प्रीवियस ईयर कितने साल के करने चाहिए? प्रीवियस ईयर देखो अभी मत करो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो मुझे पर्सनली ऐसा मानना है कि वो एंड में कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो आप अभी ना टॉपिक सीखने के लिए इतना सब कर रहे हो, उसके बाद टाइम बचता नहीं। अब तो 1 2 3 4 के बाद आपके पास टाइम होगा ही नहीं, क्योंकि अब आप खुद देख लो कि इस बार टाइम आपके पास होता ही नहीं, दूसरे सब्जेक्ट भी करना है, अपना भी नया चैप्टर आ जाता है। तो अभी आपको इसी लेवल पर रुकना चाहिए बस। ठीक है, मॉड्यूल 100% कर लो, एससी भी 100% कर लो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो पूरी, उसके बाद 1 2 3 4 कर लो। ये कर लिया अगर, मोर देन इनफ है, इतना कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद है ना फिर रिवीजन। अब जब रिवीजन आएगा ना, जब अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा, फिर रिवीजन के अंदर आप है ना बहुत सारी चीज कर सकते हो, तब आप करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के कर लो। और उनको मुझे लगता है क्वेश्चन वाइज नहीं करना चाहिए, चैप्टर के निकाल निकाल के क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उनको इधर टेस्ट करना चाहिए। भाई आईआईटी के पेपर का मजा पूरा पेपर देने में आता है ना, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह का पेपर डिजाइन होता है वहां पे। क्वेश्चंस का जब कलेक्शन करते हैं, तो 18 20 जितने भी क्वेश्चन दिए पेपर में, उनमें से कितने इजी, कितने टफ, कितने किस टाइप के होते हैं, वो आपको पूरा फ्लेवर समझ में आएगा पेपर का। ठीक है, हाँ। हाँ, रेस असाइनमेंट तो भूल ही गया था मैं, रेस भी मिल रही है आपको, असाइनमेंट भी मिल रहे हैं। हाँ, ये मैं मॉड्यूल के अंदर ही काउंट कर रहा हूँ, रेस एंड असाइनमेंट। असाइनमेंट तो बहुत इजी होते हैं आपके। असाइनमेंट तो हमने ये डिजाइन, ये सोच के बनाए हैं कि बच्चा 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर कर ले। 1 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए असाइनमेंट में। और वो जितने भी सिंपल और इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो असाइनमेंट में सारे आ जाते। बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सारे रिवाइज हो जाते। हाँ, वही असाइनमेंट से फॉर्मूला अच्छे से ब्रशअप हो जाता है। जेई मेंस के भी, जेई मेंस से भी इजी है। हाँ, असाइनमेंट हमारे बहुत इजी बनाया हमने जानबूझकर, वो है ना आपको एक कुशनिंग देने के लिए है कि एक बेसिक लेवल आपका कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाए, उसके ऊपर फिर आप और क्वेश्चन कर लो। चलो, तो ये मैंने फिर से एक बार आपको बताया है कि देखो क्या क्या करना है आपको, और ये सब अच्छे से करिए। उसके बाद फिर अपना सिलेबस जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। फिर आपको हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह बोलेंगे करने का, और उसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस बैंक और देंगे, है ना। बाद में हम उनको एडवांस के हिसाब से भी क्वेश्चंस और देते हैं, मेंस के हिसाब से भी क्वेश्चंस और देते हैं। तो खूब मटेरियल मिलता है यहाँ से। ठीक है, तो मटेरियल इतना सारा मिलेगा करने के लिए, आप कर करके थक जाओगे, मटेरियल खत्म नहीं होगा। ठीक है, आप बस ये है कि साथ में करते जाओ। ठीक है, और चीजें ऐसा नहीं कि भाई आगे पढ़ रहे पीछे सपाट होते जा रहा है, वो भी नहीं करना है अपन को। तो हम चीजों को याद भी रखते जाए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एक एक अपना नोट्स कॉपी को है ना अच्छे से रिवाइज करते जाओ बीच बीच में। जब जब संडे को टाइम मिले, जब जब टेस्ट नहीं हो, तो संडे को 3 4 घंटे बैठो बढ़िया, 1 1 घंटा हर सब्जेक्ट के लिए टाइम लो, 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लो, और उस 1 घंटे में ना कॉपी के पेजेस पलटा के देखो बस, कि हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा था, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन ऐसा था। और ऐसा हर हर अल्टरनेट संडे कर लोगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा वो टाइम भी नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि भूलोगे नहीं। और फिर लास्ट में इरोडो वगैरह तो ही ऑफ कोर्स, और इरोडो के क्वेश्चन है ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे, देखना इरोडो इतनी पुरानी किताब है कि उसके क्वेश्चन लोगों ने इन्वॉल्व कर लिए, तो सब जगह मिल जाएंगे। ठीक है,
चलो 11 के क्यू भी पूरे नहीं हुए, हाँ तो 11 के भी करना पड़ेंगे फिर आपको अभी। चलो ओके, अब एक और कुछ डाउट था किसी का, एक मिनट। नेक्स्ट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स होगा, हाँ हम एसी कंप्लीट करेंगे उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स करेंगे, ठीक, और उसके बाद फिर ऑप्टिक्स वगैरह का नंबर आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमारा ईएमआई तो कंप्लीट हो चुका था, एक बिगिनर बॉक्स जरूर बचा था उसका, तो बिगिनर बॉक्स में बता दो कोई डाउट हो तो। मैंने बोला था बिगिनर बॉक्स क्लास में करेंगे अपन। तो सबसे पहले ईएमआई का बिगिनर बॉक्स जो लास्ट बचा हुआ है, एक्सरसाइज तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। बिगिनर बॉक्स का कोई डाउट अगर बच रहा है तो बता दीजिए मुझको। गोपाल का फर्स्ट आया है, चलो एक एक डाउट आया है, मैं देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 1-8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 8, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, two coils are at fixed locations. When coil 1 has no current, the current in the coil 2 increasing at a rate of 15 ampere per second. The EMF in coil 1 is 25 millivolt. तो म्यूचुअल इंडक्शन मिल जाएगा। सेकेंड कॉइल का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया है, तो उससे फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ आ रहा है, ये ईएमएफ होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्शन इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। म्यूचुअल इंडक्शन मिल जाएगा, ईएमएफ होगा 25 मिली वोल्ट, तो 25 अपॉन 15 कर दो, 25 मिली वोल्ट है अपॉन 15 कर दो, मिली का ध्यान रखना, तो म्यूचुअल इंडक्शन आ गया। अब कॉइल 2 में कोई करंट नहीं है और कॉइल 1 में करंट दिया है, तो सेकंड में फ्लक्स क्या होगा, तो वही जो एम आया वो इंटू आई कर दो, सिंपल। गोपाल हो जाएगा, क्लियर, ओके। 8th नंबर, an inductor of inductance 2 millihenry is connected across a charged capacitor of capacitance 5 microfarad, and the resulting LC circuit is set oscillating natural frequency. Let Q denote the instantaneous charge on the capacitor and I is the current in the circuit. It is found that the maximum value of Q is 200 microcoulomb. When Q is 100 microcoulomb, the value of di by dt is, देखो di by dt का जो मॉड है into L कर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना इंडक्टर का। L di by dt is the potential difference of inductor, that should be equal to the potential difference of capacitor. ये पूछा है और ये सब दिया है, समझ में बात। The potential difference across inductor is equal to potential difference across capacitor. ईशान आ रहा है क्या? और मुझे तो ऑप्शन देख के तुम्हें फॉर्मूला दिख रहा है, Q by LC देखो फॉर्मूले में लगा दिया उन्होंने, तो ये देखो Q by LC बन रहा है, दिख रहा है, यस। चलो और कोई डाउट, एनी अदर डाउट, कोई भी डाउट हो तो भेज दीजिए। इलस्ट्रेशन में कोई डाउट हो, अगर वर्कड आउट इलस्ट्रेशन भी देते देखो इसके बाद, नहीं करे तो प्लीज करिएगा, और जो भी डाउट आए फिर वो आप पूछ लीजिएगा, ओके। तो अपना ईएमआई कंप्लीट, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर अपन आज, ओके। देखिए नेक्स्ट चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट एसी, अल्टरनेटिंग करंट एसी, ठीक है। सबसे पहले एसी का मतलब समझते हैं अपन। सर एडी करंट हो गया, हाँ एडी करंट के बारे में बस इतना ही जानना है हमको कि जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, और अगर इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर मैं कोई रख दूं कंडक्टर, तो करंट में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से इंड्यूस करंट भी आएंगे, है ना, ठीक है। तो बस ये जो इंड्यूस करंट होता है इसी को एडी करंट बोलते हैं। एक और डाउट आया, असाइनमेंट 4 में डायनेमो था, वो एसी का है क्या? डायनेमो हमने हमने एक पढ़ा था ना, एक कॉइल को घुमा दो उसके डायमीटर के अबाउ, तो उसमें साइनसोइडल ईएमएफ आ जाता है, वही डायनेमो है ना, जनरेटर, यस एसी जनरेटर, तो वही सेम चीज है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो पहले सिलेबस था ना, उसमें एमपी बोर्ड के सिलेबस में और सीबीएसई में बहुत पहले
इनके ना पूरे असली जो डायनेमो होते हैं उनका पूरा स्ट्रक्चर अंदर से कैसा होता है वो सब चीजें भी आती थी। इनके कॉन्सेप्ट के अलावा इनके पीछे की चीजें और भी चीजें पूछते थे, तो उससे रिलेटेड कुछ बना दिया होगा शायद क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी तो अपन एसी स्टार्ट करते। वैभव बोल रहा है सर टेस्ट में ईएमआई का कुछ भी पार्ट नहीं आएगा। हाँ 14th को जो टेस्ट है आपका उसमें ईएमआई नहीं आ रहा है, वो टेस्ट क्योंकि कॉमन है, तो कॉमन टेस्ट में क्या है कि कुछ जगह कुछ ईएमआई हुआ नहीं था तो इसलिए ईएमआई कम आएगा। ठीक, अभी अपन स्टार्ट करते हैं एसी। सबसे पहले एसी का मतलब क्या है ये समझने के लिए हम समझते हैं करंट के अलग अलग टाइप। अगर किसी सर्किट में कुछ इस तरह का करंट फ्लो कर रहा है तो टाइम के साथ चेंज ही नहीं होता, टाइम के साथ बिल्कुल बदलता नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं डीसी और स्टेडी करंट। डीसी और स्टेडी करंट, ठीक है। जो भी करंट की वैल्यू है वही इसकी मीन वैल्यू भी होगी, वही इसकी मीन वैल्यू भी होगी। अगर मैं इस करंट का टाइम के साथ इंटीग्रेशन करूं किसी इंटरवल में, मान लो t1 से t2 तक, तो ये जो भी आएगा इसको फिर इस इंटरवल से डिवाइड कर दो। इस तरह से हम निकालते हैं करंट की मीन वैल्यू। द मीन वैल्यू ऑफ करंट विल आल्सो इक्वल टू इट्स कांस्टेंट वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है? डीसी और स्टेडी करंट का मतलब क्या होता है, और डीसी और स्टेडी करंट की एक प्रॉपर्टी ये होगी जो करंट कांस्टेंट होगा उसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो वो हमेशा उसकी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर ही आएगी। जस्ट लाइक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई पार्टिकल चल रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर तो उसमें उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैच करती है। सेम सेम कॉन्सेप्ट। और ये एक्सप्रेशन एवरेज वैल्यू निकालने के लिए करते हैं अपन यूज। किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है तो वो फंक्शन जिस वेरिएबल के साथ वेरिएबल है उस फंक्शन का उस वेरिएबल के साथ इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन कुछ इंटरवल में, और उस इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज हाउ वी फाइंड एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब समझ में आया? ये एक दो बार शायद तकनीक अपन ने देखा है कि फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। अब डीसी करंट की खासियत क्या होगी कि उसकी जो मीन वैल्यू है वही उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इसे बोलते हैं डीसी करंट। अब वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट का मतलब क्या होता है ये समझते। कोई भी करंट अगर इस तरह से सर्किट में डेवलप हो रहा है विच इज चेंजिंग विद टाइम, जस्ट लाइक एलसी ऑसिलेशन में क्रिएट होता था, एलसी सर्किट में क्रिएट होता था, जैसे करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, सॉरी एलआर सर्किट में, एलआर सर्किट में करंट टाइम के साथ इंक्रीज होता है, या करंट टाइम के साथ डिक्रीज भी होता है, डीके ऑफ करंट भी होता है। इन दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही केसेस में बिकॉज करंट इज चेंजिंग विद टाइम, these are called variable current, these are called variable current। ये बात समझ में आई? स्टेडी या डीसी और वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट क्लियर? चलो वेरिएबल करंट की भी आप एवरेज वैल्यू इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ये जो एक्सप्रेशन है कि इस करंट को टाइम के साथ इंटीग्रेट करो फ्रॉम सम इंटरवल एंड उसी इंटरवल से डिवाइड कर दो, तो जो भी इंटरवल है उस इंटरवल में इसकी एवरेज वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसकी एवरेज वैल्यू जो आएगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू दिखेगी, कुछ एक नंबर दिखेगा, और वो यहाँ पर क्योंकि करंट वेरिएबल है तो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से मैच कर जाए पर उसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन हम डीसी से कंपेयर करें, देखो डीसी की मीन वैल्यू भी उस करंट की वैल्यू होती है, तो इसकी एवरेज वैल्यू इज द इक्विवेलेंट डीसी करंट। किसी भी वेरिएबल करंट की जो मीन वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है, इट इज द डीसी कंपोनेंट इन दैट करंट। किसी भी करंट का जो डीसी कंपोनेंट है या उसका उसमें जो इफेक्टिव डीसी करंट है उसकी मीन वैल्यू को बोलते हैं, बिकॉज मीन वैल्यू ऑफ डीसी करंट वाज इक्वल टू इट्स स्टेडी वैल्यू। तो किसी भी वेरिएबल करंट की मीन वैल्यू को हम उसका डीसी कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको जेई के लिए कोई काम की चीज नहीं है, कभी कभार बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं लोग सर्किट में, इसलिए मैंने बता दिया कि वेरिएबल करंट्स का जो डीसी कंपोनेंट है इज इक्वल टू द मीन वैल्यू ऑफ करंट। किसी इंटरवल में मान लो T1 से T2 तक काफी बड़ा इंटरवल लिया, तो उस इंटरवल में करंट का एवरेज वैल्यू निकाल लो तो उस इंटरवल में डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट मिल जाएगा।
तो किसी भी टाइम वेरिंग करंट का डीसी कंपोनेंट इज द मीन वैल्यू ऑफ दैट करंट इन दैट इंटरवल। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। ये जो दोनों चीजें पढ़ी अपन ने, इसमें अभी तक अपन ने एसी करंट के बारे में नहीं पढ़ा अपन ने। अब एसी करंट पढ़ते हैं अपन। व्हाट इज एसी? एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इट शुड अल्टरनेट, इट शुड अल्टरनेट, इट शुड अल्टरनेट इन डायरेक्शन। एक टाइम वेरिंग, लिखो आप, अ टाइम वेरिंग, अ टाइम वेरिंग periodic, a time varying periodic, periodic alternating in direction, alternating in direction, a time varying periodic alternating in direction, constant amplitude current, constant amplitude current with equal, with equal positive and negative half cycle, with equal positive and negative half cycle, with equal positive and negative half cycle current is alternating current, is alternating current। चलो एक बार रिपीट कर रहा हूं। एन पीरियोडिक वेरिएबल टाइम वेरिंग करंट which has constant amplitude but alternating in direction, but alternating in direction, and has equal positive and negative half cycle, equal positive and negative half cycle. This type of current is called AC current. This type of current is called AC current. तो बहुत सारी कंडीशंस लगाई देखो मैंने यहाँ पे। करंट पीरियोडिक होना चाहिए, टाइम के साथ वेरिएबल होना चाहिए ऑफकोर्स, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम के साथ एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है ना, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। अल्टरनेट होना चाहिए डायरेक्शन में, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। जितना पॉजिटिव साइकिल है वैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल होना चाहिए। जो पॉजिटिव करंट के अंदर आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, जो ग्राफ दिख रहा है, वैसे ही नेगेटिव में होना चाहिए। इस टाइप का जो करंट होता है उसे बोलते हैं अपन अल्टरनेटिंग करंट। बात समझ में आ रही है? अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? चलो मैं और एग्जांपल बताता हूँ, इससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। और अल्टरनेटिव जो नहीं है ऐसे भी एग्जांपल बताता हूँ। तो ये एक मैंने साइनसोइडल जैसा ग्राफ बनाया है, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। एक और मैं ग्राफ बनाता हूं लाइक दिस, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, दिस इज आल्सो अल्टरनेटिंग करंट। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, जैसा पॉजिटिव हाफ साइकिल वैसा नेगेटिव हाफ साइकिल है, दिस इज आल्सो पीरियोडिक। तो ये भी अल्टरनेटिंग करंट है। सेम फॉर वोल्टेज, इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोल सकते हैं। अगर ये मैं करंट या वोल्टेज दोनों एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, दोनों को ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल बोल देंगे। और एग्जांपल दिखाता हूं मैं। इस तरह से करंट इंक्रीज हुआ, फिर अचानक नेगेटिव पहुंच गया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर अचानक नेगेटिव पहुंच गया। ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है। यहाँ पर एक पाथ अपन को दिख रहा है, कॉन्स्टेंटली करंट बढ़ रहा था, फिर अचानक नेगेटिव होके फिर वही कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। करंट कुछ टाइम कांस्टेंट है पॉजिटिव, फिर कुछ टाइम नेगेटिव में कांस्टेंट है, फिर कुछ टाइम पॉजिटिव में कांस्टेंट है, फिर कुछ टाइम नेगेटिव में कांस्टेंट है, फिर कुछ टाइम पॉजिटिव में कांस्टेंट है, कुछ टाइम नेगेटिव में कांस्टेंट है। दिस इज आल्सो अल्टरनेटिंग। दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, गगनदीप बोल रहा है साइन इनवर्स एक्स। हाँ, जो इनवर्स वाले जो ग्राफ होते हैं वो सारे भी अल्टरनेटिव हो जाएंगे, और उसमें एक्सटेंड इंफिनिटी नहीं जाना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना है ना। तो और भी ग्राफ बना सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल सही कहा आपने। मान लो ऐसा करंट है,
ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब ऊपर नीचे एक जैसा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। जैसा ऊपर ग्राफ बनाया वैसे नीचे ग्राफ बनाए, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड दिखाए, टाइम पीरियड कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। इस तरह के पोटेंशियल या करंट को अल्टरनेटिंग बोलते हैं। चलो ठीक है। ओके, डिफरेंट वेव फॉर्म्स है। इन सब में फर्क क्या है, ये सबकी सब ऐसी है, इनका वेव फॉर्म अलग है, इनका वेव फॉर्म अलग है, वेव का शेप अलग है। तो इन सब में फर्क है वेव फॉर्म का। इसे बोलते हैं साइनसोइडल वेव फॉर्म, दिस इज कॉल्ड साइनसोइडल एसी। दिस इज ट्राइंगुलर एसी, ये स्टैंडर्ड वर्ड है, ट्राइंगुलर एसी। दिस इज सॉ टूथ एसी। सॉ टूथ जो लकड़ी काटने की आरी होती है ना, उसके जो टूथ होते हैं वो एसी शेप के होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सॉ टूथ एसी। ठीक है, ये है स्क्वायर एसी। स्क्वायर एसी, तो दिस इज कॉल्ड साइनसोइडल, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगुलर एसी, दिस इज कॉल्ड सॉ टूथ एसी, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर एसी। उसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड नाम नहीं है, वो तो अजीब से कुछ बनाया मैंने। चलो, इन चारों के स्टैंडर्ड नाम है। क्या ये समझ में आया अच्छे से एसी का मतलब? कुछ ऐसे भी एग्जांपल दिखाता हूँ जो एसी नहीं है, नॉट परफेक्ट एसी। ठीक है, जैसे देखो अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दिस इज लाइक साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने साइन स्क्वायर थीटा जैसा ग्राफ बना दिया। क्या ये एसी है? क्या ये एसी है बताओ? नो, है ना? दिस इज नॉट एसी, बिल्कुल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नहीं जा रहा है। एसी होने के लिए नेगेटिव जाना चाहिए करंट को, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल होना चाहिए, तो ये एसी नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। चलो, क्या नेक्स्ट एग्जांपल एसी है? क्या ये एग्जांपल एसी है? यस, नहीं है ना? अच्छा, ये स्क्वायर जरूरी नहीं है, इसको बोलते स्क्वायर है, नॉट नेसेसरी कि स्क्वायर जैसा शेप होना चाहिए, और इसे स्क्वायर जैसा हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक एक्सिस पे टाइम है और एक एक्सिस पे करंट या वोल्टेज है। दिस टू क्वांटिटीज आर डिफरेंट, तो दोनों को इक्वल बोल ही नहीं सकते। स्क्वायर की साइड इक्वल होना चाहिए, ये कभी इक्वल होगी नहीं, बिकॉज दिस टू क्वांटिटीज आर इक्वल। तो इसे स्क्वायर बस बोला जाता है, ये स्क्वायर शेप हो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, चलो थर्ड और फोर्थ के ग्राफ का नाम बता देता हूँ। दिस इज साइनोसोडल एसी, दिस इज ट्राइंगुलर एसी, दिस इज सॉटूथ एसी। सॉटूथ, सॉटूथ एसी, दिस इज स्क्वायर एसी। ना, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। ये भी एसी है बट इसका कोई नाम नहीं है। ये कुछ ऐसे एग्जांपल जो एसी नहीं है। ये वाला एसी नहीं है क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल इक्वल नहीं है। जितना पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में नहीं है, तो ये एसी नहीं है। चलो, इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है? ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, ये मैंने जो कोई ऐसा ऐसा बनाया ना, जैसे कि मैंने साइनसोइडल को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये मैंने साइनसोइडल को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करके बनाया ना, ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है इसके अंदर, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का बना रहा हूं मैं ये। बस मैंने साइनसोइडल को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करा है, टाइम पीरियड भी सेम ही रख रहा हूं मैं। ठीक है, जब साइनसोइडल को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दो तो उसकी मीन वैल्यू जीरो नहीं आएगी, मीन वैल्यू जीरो नहीं आएगी। तो और उस मीन वैल्यू का तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, वो वाले ग्राफ को थोड़ा सा नीचे कर दो, उसको जो मीन वैल्यू है उतना उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो एसी बन जाता है। उसको जितना मैंने ऊपर शिफ्ट करा वापस नीचे शिफ्ट करोगे तो एसी बन जाएगा। ठीक है, तो दैट ग्राफ इज एसी प्लस डीसी, वो एसी प्लस डीसी है। इसमें मैं कांस्टेंट करंट ऐड करूंगा तो ऐसा बनेगा ना, तो दैट इज एसी प्लस डीसी। ये क्लियर हो रहा है? दिस इज एसी प्लस डीसी, है ना? मैं एक एसी के अंदर एसी वाले में कांस्टेंट कुछ कुछ फिक्स अमाउंट से इसको ऊपर उठा दो तो ऐसा बनेगा। तो एसी में डीसी जोड़ देने पे ये बन रहा है, तो एसी प्लस डीसी का ग्राफ है। ठीक है, चलो और भी बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो नॉन एसी के, जिसके अंदर भाई एम्पलीट्यूड वेरी कर जाए, जो पीरियोडिक नहीं हो, वो सब तो दिखेंगे नॉन एसी, है ना? तो कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं नॉन एसी के। चलो सर, उसके ऊपर वाला भी एसी प्लस डीसी है। हाँ बिल्कुल सही, दिस इज ऑल्सो एसी प्लस डीसी।
दिस इज ऑल्सो एसी प्लस डीसी, 100% करेक्ट। वो भी साइनसोइडल को कुछ उठा के बनाया मैंने। सो एसी का मीनिंग हमने अच्छे से समझा, क्या ये क्लियर है सबको? अल्टरनेटिंग करंट का हमने मीनिंग समझा। अब कुछ टर्म्स देखेंगे विच आर रिलेटेड विथ एसी करंट। सम टर्म्स रिलेटेड विथ एसी करंट, एसी पोटेंशियल और करंट। सम टर्म्स रिलेटेड विथ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल और करंट। ठीक है, चलो सबसे पहले टाइम पीरियड। हमने लिखा है डेफिनेशन में कि एसी जो होता है वो पीरियोडिक होता है, तो जो टाइम पीरियड होता है उसका, जिस टाइम में वो अपने आप को रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब हमने समझा। दूसरा टर्म हमको समझना है फ्रीक्वेंसी, विच इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। देखो एक टाइम पीरियड में ये जो पूरा अपन को ग्राफ दिख रहा है, इसे कहते हैं वन साइकिल। दिस इज कॉल्ड वन साइकिल, दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। एंड टाइम पीरियड इज द टाइम इंटरवल फॉर वन साइकिल। उसका इन्वर्स वो ये भी होता है कि कितने ऑसिलेशन पर सेकंड हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का एक मतलब होता है कितने ऑसिलेशन पर सेकंड हो रहे हैं, मतलब कितने साइकिल पर सेकंड हो गए, कितने साइकिल पर सेकंड हो गए। तो फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट यहाँ पर सीपीएस भी चलता है, दैट इज साइकिल पर सेकंड। ठीक है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन को जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज आल्सो द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। सो फ्रीक्वेंसी का एसी में कई बार आप यूनिट देखोगे साइकिल पर सेकंड। ये समझ में आ रहा है? साइकिल पर सेकंड। ठीक है, चलो एक साइकिल में कुछ टाइम तक करंट पॉजिटिव, कुछ टाइम तक करंट नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है जिसे बोलते हैं हम पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नेगेटिव वाला पोर्शन इज कॉल्ड नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव पोर्शन को बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव को बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, चलो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। मान लो करंट का ग्राफ है, तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच रही है दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड है ना, उस एम्पलीट्यूड को हम यहाँ बोलते हैं पीक वैल्यू। एम्पलीट्यूड को हम यहाँ बोलते हैं पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू। ठीक है, अगर ये करंट का ग्राफ है तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड है उसको बोलेंगे करंट की पीक वैल्यू। वोल्टेज का ग्राफ है तो वोल्टेज की पीक वैल्यू, उसे हम आई नॉट या वी नॉट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पीक वैल्यू का मतलब समझ में आया? पीक वैल्यू का मतलब समझ में आया? यस, ओके। चलो तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू है ना, ये सब समझा अपन ने। और फिर इसमें क्या जरूरत है अपन को? अच्छा, एक साइकिल जो है, एक कंप्लीट साइकिल, वो जरूरी नहीं कि हमेशा 0 से 0 वाला दिखाओ, है ना। ये जरूरी नहीं कि हमेशा उसको 0 से 0 वाला दिखाना है। यहाँ से यहाँ का जो इंटरवल है इसको भी एक साइकिल ही बोलेंगे ना। दिस इज ऑल्सो वन साइकिल। यहाँ से यहाँ भी टाइम आपको वन टाइम पीरियड लगेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, कई बार हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है कि वन टाइम पीरियड का मतलब हमेशा 0 to 0 होता है। नो, वन टाइम पीरियड कहीं से भी लेके मैं कहीं तक का ले सकता हूँ, है ना, ये याद रखना। इन तीन क्वांटिटीज में कोई भी डाउट? पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट साइकिल पर सेकंड भी होता है, टाइम पीरियड। चलो अब एक नई चीज देखते हैं अपन। अगर मैं मीन वैल्यू निकालू, एवरेज वैल्यू निकालू एसी की इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम इंटरवल, तो क्या आएगी? बिल्कुल सही। अगर मैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम इंटरवल में एसी की मीन वैल्यू निकालू तो 0 आएगी, बिकॉज ऊपर नीचे इक्वल है ना। तो जब भी एसी में मीन वैल्यू निकाली जाती है, अगर कंप्लीट टाइम इंटरवल के इंटीग्रल में निकाली आएगी तो 0 आएगी। सिंपल सी बात है। लेकिन कई बार यहाँ पूछते ही नहीं, वो हमको बोलेंगे नहीं हाफ, वो बोलेंगे नहीं कि कंप्लीट साइकिल में मीन निकालो। लोग आपसे हाफ साइकिल का मीन वैल्यू पूछ लेते हैं, मीन इन हाफ साइकिल।
जनरली एसी में जब मीन पूछा जाता है तो वो पूछ लेते हैं हाफ साइकिल में मीन वैल्यू बताओ, ठीक है। तो हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ तक का जो हाफ साइकिल है इसमें मीन तो 0 नहीं आएगा, वो अब निकाल के देखते हैं अपन, वो अपन निकाल के देखते हैं, ठीक है। दिस विल नॉट बी आई नॉट, वो अपन फाइंड करके देखते हैं। चलो, तो मीन इन हाफ साइकिल या मीन वैल्यू ऑफ एसी या मीन वैल्यू ऑफ एसी अपन फाइंड करते हैं, मीन वैल्यू इन हाफ साइकिल फाइंड करते हैं। तो वो अलग अलग वेवफॉर्म के अलग अलग आ जाएगी। सबसे पहला तो अपन फाइंड करेंगे फॉर साइनसोइडल, साइनसोइडल एसी के लिए। तो साइनसोइडल एसी में अपन करंट की इक्वेशन को जिस तरह की मान सकते हैं, साइनसोइडल में करंट की इक्वेशन मान सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। मीन वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की निकालना है तो उसको मैं एंगल ब्रैकेट में शो कर सकता हूँ, है ना। एंगल ब्रैकेट में कोई लिखा है मतलब मैं उसकी मीन वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मीन वैल्यू ऑफ किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे फाइंड करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, जो भी इंटरवल है उस इंटरवल में उस इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं, है ना। यही था मीन निकालने का फॉर्मूला। मीन निकालने का फॉर्मूला समझ में आ रहा है सबको। करंट का मीन निकालना है तो करंट को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दो, 0 से t/2, फिर t/2 से डिवाइड कर दो। अगर मुझे t/2 टाइम इंटरवल में मीन चाहिए, लेकिन t/2 टाइम इंटरवल आप कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर कुछ भी ले लोगे तो 0 भी मिल सकता है। देखो, तो यहां से यहां तक अगर मीन निकालोगे, ये t/2 का टाइम इंटरवल है, तो 0 आ जाएगा ना। ये आ रहा है समझ में। यहाँ से यहाँ का टाइम इंटरवल 0 आ जाएगा, यहाँ पे मीन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इंश्योर करने के लिए कि मैं हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल में निकाल रहा हूँ, मैं साथ में लिख देता हूँ, यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में निकालूंगा। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल कोई भी रैंडम t/2 का इंटरवल ले लूंगा ना तो मीन वैल्यू 0 पे आ सकती है। तो मैंने यहाँ स्पेसिफिकली लिख दिया है कि मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल कैसे इंश्योर हो गया, 0 से t/2 में मैंने जो इक्वेशन ली है ना वो t0 पे 0 है, और t/2 पे मैक्सिमम हो जाएगी, t/2 पे वापस 0 होगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू t/2, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इक्वेशन साइनसोइडल एसी की इस तरह से लिखी है और 0 से t/2 इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल इंश्योर हो गया। ये बात समझ में आई। चलो, वॉइस क्लियर है सबको। वैभव बोल रहा है वॉइस लो है, क्या क्लियर है? अच्छा, हाँ तो वैभव आपके एंड पे कुछ दिक्कत होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आई की वैल्यू रखकर इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो, तो ये आप करके बताओ क्या आएगा। आपको आता है इंटीग्रेशन वगैरह करना, बताओ आप करके क्या आएगा, क्या आएगी मीन वैल्यू बताओ। चलो बुराउद्दीन का तो आंसर आ भी गया है, देखते हैं। जो भी आपका आंसर आए ना उसमें ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, तो ये सब्स्टिट्यूट करके फिर फाइनल रिजल्ट देना मुझको, ठीक है। तो बुराउद्दीन का सही आया, बाकी बच्चों का कुछ का गलत भी आ रहा है। रचित का सही आया, अथर्व का सही है, वेरी गुड। ये सिद्धेश का भी सही आ गया, वेरी गुड सिद्धेश। शांतनु का सही आ गया। अंश ओमेगा की वैल्यू पुट करो, वेदांत गलत है बेटा। आकर्ष का सही आ गया, वेरी गुड आकर्ष। तो आई नॉट ये t/2 ऊपर जाके 2/t हो जाएगा, ठीक है। 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। आई नॉट बाहर लो,
बाहर ऑलरेडी 2 है, 2i0/t। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस, कॉस में लिमिट सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगी मुझको और ओमेगा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ओमेगा से इनटू में ना उसे डिवाइड में लाना पड़ेगा। तो कॉस ओमेगा टी और टी की लिमिट डाल देता हूँ, तो कॉस ओमेगा इंटू t/2 करोगे तो देखो तो पाई बनेगा, है ना। अच्छा साइन का इंटीग्रेशन भी तो माइनस कॉस में आएगा, बाहर एक माइनस और कॉस 0 आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन के साथ, ये आ रहा है देखो, cos पाई -1 cos 0 इज ऑल्सो 1, तो ये -2 बाहर का माइनस इससे कैंसिल हो गया, तो 4i0/t ओमेगा, नॉट t इंटू ओमेगा इज 2 पाई, उसको 2 पाई रख दो तो 2i0/पाई, ये आ रहा है आंसर 2i0/पाई। जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू इंटू 2/पाई, पीक वैल्यू इंटू 2/पाई, 2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू बाय पाई, ये आ रहा है हमारे पास मीन। ठीक है, याद रखना ये कई जगह जरूरत पड़ सकती है इसकी, है ना। हाफ साइकिल ऑफ एसी में मीन वैल्यू क्या आती है, और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइन वाले एक्सप्रेशन की, साइन वाले एक्सप्रेशन की मीन वैल्यू क्या आती है हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में साइन की मीन वैल्यू क्या आती है, ये भी याद रख सकते हो। क्लियर, चलो अब साइनसोइडल के अलावा बाकी एक्सप्रेशंस की भी मीन वैल्यू लोग पूछते हैं साइनसोइडल के अलावा। तो सेकंड केस ट्राइंगुलर एसी, ट्राइंगुलर एसी है ना, वो डेल्टा एसी नहीं लिखा है, ट्राइंगुलर पूरा लिख देता हूं मैं, ट्राइंगुलर एसी। ट्राइंगुलर एसी के अपन मीन वैल्यू निकालते हैं। मान लो इसकी पीक वैल्यू i0 है, इसकी पीक वैल्यू i0 है। अब इसकी मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जो भी i का एक्सप्रेशन है उसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से t/2, इंटीग्रेट करेंगे फिर t/2 से डिवाइड करेंगे, तो इससे हमको मीन वैल्यू निकलेगी। समझ में आ रहा है क्या, है ना। अब 0 से t/2 इंटीग्रेशन करोगे तो ये एरिया मिलेगा ना, दिस इज ऑल्सो एरिया, दिस इज ऑल्सो एरिया, समझे। 0 से t/2 का इंटीग्रेशन ये एरिया पे तो दे देगा। व्हाट इज दिस एरिया, ये एरिया क्या होगा, तो ये बेस देखो हमको t/2 का मिल रहा है और हाइट i0, तो हाफ बेस इनटू हाइट, this is going to be half base into height, height is i0 divided by t/2, तो देखो i0/2 आ गया। ट्राइंगुलर एसी का मीन बहुत आसान होता है निकालना, i0/2 आ गया। समझ में आ रही है बात ये, यस ओके। इसी तरह से सॉटूथ वेवफॉर्म भी तो देखो, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है देखो, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये भी तो ट्राइंगल है, ये तो ट्राइंगल ही है। इसका एरिया भी तो लिखने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट करोगे, और इसकी हाइट भी तो i0 बोल दोगे अगर ये करंट की पीक वैल्यू i0 है तो, इसके लिए भी तो सेम ही होना चाहिए ना एग्जैक्ट। ठीक है, तो थर्ड सॉटूथ एसी, उसकी भी अगर आप हाफ साइकिल में मीन निकालोगे तो आएगा i0/2, सेम लॉजिक, बिल्कुल 100% सेम लॉजिक। क्लियर, अब लास्ट स्क्वायर एसी, स्क्वायर एसी का अपन निकालते हैं। तो बताओ इसका एरिया क्या लिखोगे अगर पीक वैल्यू i0 है, ये हाफ साइकिल 0 से t/2, पीक वैल्यू अगर i0 है तो एरिया क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t/2 i dt होल थिंग डिवाइड बाय t/2। नाउ दिस एरिया इज नथिंग बट i0 into t/2, दिस इज i0 into t/2 होल थिंग डिवाइड बाय t/2, so you are getting i0। तो स्क्वायर एसी का हाफ साइकिल में मीन वैल्यू क्या आती है, वही i0 आती है। कांस्टेंट ही तो करंट था आधे टाइम तक, तो वही आना चाहिए था। चलो क्या है, तीनों के ये सब जो स्टैंडर्ड वेवफॉर्म से सबकी मीन वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगी, सब याद हो जाएगी, कैसे निकाल रहे समझ में आ रहा है, सभी चीज अच्छे से देख लो बोर्ड पे। यस ओके, हमने सबकी है ना मीन वैल्यू निकाल दी हाफ साइकिल में। चलो उसके अलावा फिर कुछ और चीजें समझते हैं अपन, मैं बोर्ड से सब कुछ हटा रहा हूँ। बोर्ड से सब कुछ हटा रहा हूँ।
ठीक है, देखो हमने पढ़ा था कि हमें जब करंट की वैल्यू मेजर करना होती है किसी सर्किट में, हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और हमने जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा है वो काम कैसे करता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कॉइल होती है जिसमें करंट फ्लो करता है, तो कॉइल पे लगता है टॉर्क, वो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में होती है, वो टॉर्क की वजह से रोटेट होती है और वो कॉइल स्प्रिंग से भी कनेक्टेड होती है जो उसको रोकने की कोशिश करती है। जब ये दोनों टॉर्क बराबर होते हैं तो करंट अपन को पता चल जाता है फिर कितना घूमी कॉइल उससे। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा था। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी आपने देखा है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है। इन सभी में अगर मैं इन गैल्वेनोमीटर्स को उठाकर एसी में यूज कर लूंगा तो क्या होना चाहिए। तो हमारे डीसी मेजर करने वाले गैल्वेनोमीटर थे उससे ही एमीटर बनता है, उससे वोल्टमीटर बनता है। इनको उठाकर मैं अगर एसी में यूज कर लूं तो क्या होना चाहिए बताओ। डीसी इंस्ट्रूमेंट्स को अगर मैं एसी में यूज कर लूं तो क्या होना चाहिए। चलो मेरे पास एक आया, नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, एसएचएम होगा, नो डिफ्लेक्शन, कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन, बहुत फास्ट रहता है। देखो जो इंडियन हाउस होल्ड्स में घरों में जो एसी हम यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है अराउंड 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज के आस 50 हर्ट्ज रहती है। अब इंडिया है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी 49 कभी 51, 50 हर्ट्ज रहती है। स्टैंडर्ड इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज एसी की फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में जो बहुत फास्ट है। बाकी जगह भी कंट्रीज में 60 हर्ट्ज, जैसे यूएस में 60 हर्ट्ज यूज होता है, वो कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, 50-60 ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, इससे इतना तेजी से करंट चेंज हो रहा है कि तुम्हारा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो कंफ्यूज दिया जाता है कि भाई किधर चले। वो घूमने की कोशिश करता है इतनी देर में तो करंट चेंज हो जाता है, फिर वो दूसरी तरफ घूमता है इतनी देर में करंट चेंज हो जाता है, तो बेचारा है ना कहीं मूव ही नहीं कर पाता। डीसी इंस्ट्रूमेंट अगर आप एसी में यूज कर लो तो बेचारे डिफ्लेक्शन शो नहीं कर पाते, वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करते। समझ में आ रही बात। ठीक है, रचित बोल रहा है यूएस में 100 है, क्या बात कर रहे हो। नहीं रचित 60 हर्ट्ज है जितना मुझे याद है। यूएस में 60 हर्ट्ज है, 110 वोल्ट है वो। हाँ टेथ साइंस में, अरे वो 110 वोल्ट बताया था बेटा, वहां जो वोल्टेज की वैल्यू है ना वो 110 है, वहां पर अपने यहाँ 220 होती है। चलो अब अपना जो डिस्कशन हुआ, शांतनु ने उस पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। नहीं शांतनु नहीं, बुराउद्दीन ने बढ़िया क्वेश्चन पूछा। भैया डीसी तो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, एसी कैसे मेजर करे। अब प्रॉब्लम खड़ी हो रही है ना अपने सामने कि भैया एसी करंट तो मेजर ही नहीं कर पाएंगे डीसी वाले इंस्ट्रूमेंट से, सो एसी मेजर कैसे करें, ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। ठीक है, तो अब कैसे मेजर करें, इसके लिए हमें ना एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। कोई भी करंट किसी एलिमेंट में जब फ्लो करता है तो उस एलिमेंट में हीट प्रोड्यूस करता है, जैसे एक रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस करता है। सही बात है ना, एक रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होती है, यस। और जो रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। वो हीट किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर देखेंगे तो उसमें टोटल जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो जाएगी कि रेजिस्टेंस में जितनी हीट डेवलप हो रही है और उससे बाहर हीट रेडिएट भी हो रही है, तो रेडिएशन और ये हीट प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम में जब आ गया, इन इक्विलिब्रियम उस रेजिस्टेंस का कुछ हाई टेम्परेचर हो जाएगा, जो इनिशियल टेम्परेचर है उससे कुछ हाई टेम्परेचर हो जाएगा। सही बात है ना। नाउ विथ टेम्परेचर लेंथ ऑफ द वायर्स इंक्रीजेस, लेंथ चेंज होती है, विथ टेम्परेचर लेंथ चेंज होती है। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने का रेट होगा, रेट ज्यादा हुआ तो इक्विलिब्रियम जो प्रोसेस आएगी तो इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर भी ज्यादा आएगा, है ना। किसी भी रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट जनरेट होने का ये रेट है I²R, ये इस रेट से हीट जनरेट हो रही है, प्लस इससे रेडिएशन भी चल रहा है। रेडिएशन होता है सिग्मा E(A)T⁴। जब इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं तो दोनों बराबर, जिस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रही है वही हीट का बाहर जाने का रेट। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है देखो I² पे डिपेंड कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है।
ये समझ में आ रहा है क्या, है ना। अच्छा ये टी टेम्परेचर है, लेकिन जब मैं एसी की बात करता हूँ, अच्छा यहाँ प्रॉब्लम समझना थोड़ी सी, एसी की बात करता हूँ, ये जो करंट है ये तो वेरिएबल हो जाता है, ये करंट तो वेरिएबल हो जाता है, तो ये जो आई स्क्वायर आर है ये वेरिएबल हो जाएगा, है ना। करंट वेरिएबल तो आई स्क्वायर आर वेरिएबल, एम आई राइट। करंट वेरिएबल तो आई स्क्वायर आर वेरिएबल, तो फिर मैं किन्हें इक्वेट करूं बताओ, किस चीज को इक्वेट करूं। इक्विलिब्रियम में मुझे क्या दिखेगा, ओवर लार्ज टाइम करेंगे तो आई मीन आएगा, सोहम बोल रहा है ओवर लार्ज टाइम करेंगे तो आई मीन आएगा, नहीं भाई, ये जो पावर जनरेटर है ना, मुझे इसका एवरेज लेना चाहिए ना, आई का थोड़ी मीन लेना चाहिए भाई। पावर, एवरेज पावर को मैं इससे इक्वेट करूंगा ना, करंट का एवरेज लेके क्यों इक्वेट करूंगा। यस सर, उस पर आएंगे अपन, वही चीज पे आना होगा धीरे धीरे, ठीक है भाई। कुछ टाइम इंटरवल में जो एवरेज पावर आई है वो एवरेज पावर इससे इक्वेट करेंगे ना अपन। ये बात समझ में आ रही है। I am equating the power generated due to the current flowing in the resistor with the power in the radiation. तो ये पावर एवरेज ले लेंगे अपन, बिकॉज आई इज वेरिएबल, आई इज वेरिंग वेरी फास्ट, तो एवरेज किस रेट से पावर आ रही है उसको मैं इससे इक्वेट करूंगा ना। ये बात समझ में आ रही है क्या सबको। चलो बच्चे समझ रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में अब मैं एसी की जब बात करूंगा तो एवरेज पावर, उसको बोल देंगे आई स्क्वायर आर का एवरेज, उसको मैं इससे इक्वेट करूंगा, एवरेज पावर विल बी इक्वल टू दिस, है ना। अब जो टेम्परेचर आया उसके हिसाब से लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ का इंक्रीमेंट अगर मैंने पता कर लिया तो मैं टेम्परेचर पता कर सकता हूँ, और अगर टेम्परेचर पता चल गया मुझको तो मैं बता सकता हूँ कि कितनी एवरेज पावर थी। सही बात है, ठीक है। एवरेज पावर पता चल गई तो मुझे करंट पता चल जाएगा, एवरेज पावर पता चल गई तो करंट पता चल जाएगा। दिस इज हाउ एसी में इंस्ट्रूमेंट वर्क। एसी के अंदर इंस्ट्रूमेंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करते हैं। फिर से समझ लो अच्छे से, लिख लो इस सेंटेंस को अच्छे से, एसी इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एसी इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एसी इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और एसी इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करेंगे हमेशा, एवरेज पावर या एवरेज करंट, लेकिन पावर में करंट का स्क्वायर होता है, पावर में करंट का स्क्वायर होता है ना। तो जब आप एवरेज पावर निकालोगे, देखो आर तो कांस्टेंट है, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर आपको मिलेगा, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर आपको मिलेगा, ये समझ में आ रहा है। एवरेज ऑफ आई स्क्वायर से जो करंट हमें मिलेगा, अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो मैं रूट ले लूंगा भाई, पावर में आई स्क्वायर आता है उसका रूट ले लेंगे करंट, तो ये जो एक्सप्रेशन आता है इसको अपन बोलते हैं आई आर एम एस, रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, इसको हमने नया नाम दे दिया आई आर एम एस, आई आर एम एस, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। बाय एसी इंस्ट्रूमेंट वी गेट स्क्वायर ऑफ द करंट, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट की एवरेज वैल्यू हमें पता चलती है, एंड अगर उसका मैं रूट ले लूं तो मुझे जो करंट मिलता है इसे बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर, इसे बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर। जैसा गैसीय स्टेट में था, बिल्कुल सही। हाँ, एक तरह से हमने आई स्क्वायर का एवरेज कर लिया, एक तरह से आई स्क्वायर का एवरेज कर लिया, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमने अब ये समझा यहाँ पर कि एसी इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करते हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट रीड करते हैं, और अगर वोल्टेज मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो वो भी आरएमएस पोटेंशियल मेजर करेंगे। ये बात समझ में आई। दिस इंप्लाइज दैट एसी इंस्ट्रूमेंट रीड्स आरएमएस करंट और पोटेंशियल, एसी के इंस्ट्रूमेंट आरएमएस करंट या पोटेंशियल मेजर करते हैं। चलो अब कैसे इस पॉइंट तक आया, मैं एक बार शांति से फिर से समझ लेते हैं। एसी का इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो नॉर्मल डीसी इंस्ट्रूमेंट जैसा नहीं होता है। डीसी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि करंट एक फिक्स डायरेक्शन में होता है,
तो आप करंट की वजह से डिफ्लेक्शन वगैरह क्या आ रहा है उससे करंट बता सकते हो। डीसी इंस्ट्रूमेंट जब एसी में यूज करते हैं तो करंट की डायरेक्शन लगातार बदलने से वो बेचारे रीडिंग जीरो देते हैं। एसी करंट या वोल्टेज मेजर करने के लिए हम कुछ नई टेक्निक्स का यूज करते हैं। वी यूजेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है बेसिकली कि किसी रेजिस्टेंस से जब करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस में हीट डेवलप होती है, और रेजिस्टेंस में हीट डेवलप हो रही है, ये हीट की वजह से वो टेम्परेचर राइज करता है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे वो हीट बाहर सराउंडिंग में भी रेडिएट होती है। इक्विलिब्रियम में जो हीट रेडिएट हुई सराउंडिंग में वो एवरेज क्या पावर जनरेट हो रही है उसके बराबर हो जाएगी। और ये टेम्परेचर अगर हमें पता चल गया बाय इंक्रीमेंट इन द लेंथ इन द वायर, उससे हम बता सकते हैं कि कितना एवरेज करंट आ रहा था। तो एसी इंस्ट्रूमेंट इस हीटिंग इफेक्ट पे बेस वर्क करते हैं, वो हमें करंट की एवरेज वैल्यू निकाल के दे सकते हैं। उनको हम इस तरह से कैलिब्रेट करते हैं कि करंट के स्क्वायर की वैल्यू का रूट करके वो दे देते हैं। तो दे रीड वैल्यू विच इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। एसी इंस्ट्रूमेंट रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर मेजर करते हैं। एसी इंस्ट्रूमेंट हमेशा एवरेज करंट मेजर कर सकते हैं। कौन सा टाइप का एवरेज? रूट मीन स्क्वायर टाइप का एवरेज, क्योंकि वहां करंट का स्क्वायर के प्रोपोर्शन हीट जनरेट होती है, तो करंट का स्क्वायर का मीन वैल्यू इसका रूट, ये मेजर करके देते हैं एसी के इंस्ट्रूमेंट्स। चलो ओके, सो अब एसी इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करते हैं हमको अच्छे से क्लियर हो गया है ना। तो अब हमें हर सर्किट की आरएमएस करंट की वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई फिर, क्योंकि आरएमएस वैल्यू ही इंस्ट्रूमेंट हमें रीड करके देता है। ठीक है, तो आरएमएस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब अपन आरएमएस निकालते हैं, अलग अलग सर्किट का आरएमएस करंट क्या आएगा। और आरएमएस करंट की डेफिनेशन देखो ये रही हमारे पास, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं। एंगल ब्रैकेट का मतलब एवरेज होता है, तो आई का स्क्वायर उसको किसी इंटरवल 0 से t में इंटीग्रेट कर लो, उसी इंटरवल से डिवाइड कर लो, 0 से t 0 से t बाय 2 दोनों ले सकते हो, एक ही बात आएगी क्योंकि आई का स्क्वायर करा है, और रूट ले लो। इस तरह से जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड आई आरएमएस। और यहाँ v लिख दो, यहाँ v लिख दो, तो v आरएमएस मिल जाएगा। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ऐसा कुछ खास नाम नहीं है इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट का नाम ऐसा कुछ खास नहीं है। गोपाल बोल रहा है अभी कोई डिवाइस आ गया क्या जो एसी का इंस्टेंटेनियस करंट रीड कर सके? नहीं, इंस्टेंटेनियस बहुत तेजी से बदलता है, तो ऐसा अभी तो मुझे ऐसा कहीं सुनने में तो नहीं आया है। मल्टीमीटर यूज करते हैं अधिकतर अपन, और हमें इंस्टेंटेनियस की जरूरत भी नहीं यार बेटा, हम हमेशा जो एवरेज वैल्यू उससे हमारा काम चलता है। ठीक है, चलो, सो आरएमएस करंट कैसे निकालेंगे उसका एक्सप्रेशन आ गया। अब आरएमएस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो अपन अलग अलग वेवफॉर्म का आरएमएस क्या होता है वो फाइंड करते हैं। चलो ठीक है, आरएमएस ऑफ डिफरेंट वेवफॉर्म। तो अब अपन निकालेंगे आरएमएस ऑफ डिफरेंट वेवफॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म साइनसोइडल। करंट साइनसोइडल में मान सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, इसका अपन आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। तो आई आरएमएस का जो स्क्वायर होता है, आई आरएमएस का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड 0 से t, जो भी आई का एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर इनटू dt। आई आरएमएस का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1 अपॉन टी, 0 से t आई स्क्वायर dt। आई का स्क्वायर यहां रख दो, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, वो आप रख सकते हो, और आपको तो इंटीग्रेशन भी आता है, तो आप आगे सॉल्व करो और मुझे बताओ आरएमएस क्या आएगा। चलो, रचित जवाब भी दे रहा है, बिल्कुल सही। जल्दी से बच्चों सब सॉल्व कर लो इसे, क्या आ रहा है आंसर। यहाँ से फाइनली सॉल्व करके जो आएगा मैं लिख दूंगा, अभी लिख नहीं रहा हूँ, आप करो, क्योंकि कर पाओगे ना इंटीग्रेशन। यस यस अंश, वेरी गुड। रचित बोल रहा है एक इंस्ट्रूमेंट रहता है 2 पिंस के साथ जिसे यूज करते हैं, उसमें थोड़ी हीटिंग इफेक्ट यूज करते होंगे। उसमें क्या यूज करते रचित, बाद में समझेंगे है ना, मल्टीमीटर की वर्किंग बाद में देखेंगे। अभी आई आरएमएस पे आ जाओ, आई आरएमएस कितना आ रहा है बताओ फटाफट। तो काफी बच्चों का मेरे पास आंसर आने लग गया है। दिस कम्स आउट टू बी आई नॉट बाय रूट 2, मतलब जो भी पीक वैल्यू होती है अपॉन रूट 2। तो घरों में जो एसी वोल्टेज आता है ना, इंडिया में और सभी जगह साइनसोइडल एसी यूज करते हैं।
बिकॉज उसका प्रोडक्शन आसान है, वो कॉइल को घुमा दो तो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इंडिया में और सभी जगह पर जो पोटेंशियल आता है दैट इज ऑल्सो साइनसोइडल, और उन सब की जो वैल्यू हमेशा रिपोर्ट करते हैं ना दैट इज आरएमएस, ये आरएमएस वैल्यू ही रिपोर्ट करी जाती है। इन इंडिया वीआरएमएस जो घरों में सप्लाई होता है वो है 220 वोल्ट। कभी भी इंस्टेंटेनियस या पीक वैल्यू अपन रिपोर्ट नहीं करते, हमको आरएमएस वैल्यू ही हमारे इंस्ट्रूमेंट रीड करते, वही रिपोर्ट करी जाती है हमेशा। ठीक है, इसका मतलब घरों में जो वोल्टेज सप्लाई होता है इसकी पीक वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी √2 इंटू वीआरएमएस, बिकॉज वो साइनसोइडल है ना। 220 वोल्ट साइनसोइडल एसी आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो घरों में वोल्टेज की पीक वैल्यू ये होगी, तो √2 इंटू 220 करो, अराउंड 311 वोल्ट आती है, अराउंड लगभग 311 या 314 ऐसा कुछ आता है, समझे क्या? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो घरों में जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है ना उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देखो कुछ अलग है, पीक वैल्यू अलग है, जो हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं ना, कितना वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट, वो क्या रहता है, वो आरएमएस रहता है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट रीड आरएमएस। यूएस में जो 110 वोल्ट है वो क्या है, वो भी आरएमएस है, समझे बात? ईशान बोल रहा है लेकिन अप्लायंसेस तो 220 वोल्ट रेटेड होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, अप्लायंसेस को भी जो कंपनी बना रही है उनको पता है बेटा, उनको पता है कि आपके घरों में 220 वोल्ट आरएमएस आ रहा है, वो डिजाइन ऐसा करते हैं कि 220 आरएमएस तो अच्छे से वर्क कर पाए। ठीक है, और अप्लायंसेस वगैरह या जो भी हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होती है ना वो हमेशा आरएमएस वैल्यू से हीट क्रिएट होती है। इतना तेजी से करंट फ्लक्चुएट करता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट को भी ज्यादा पता नहीं चलता है कि थोड़ी सी देर में करंट बहुत ज्यादा हो गया फिर कम हो गया, है ना। अप्लायंसेस में जनरली जो खराब होने की चीज होती है वो हीटिंग की वजह से होती है। अप्लायंसेस जैसे कोई कोई मान लो मिक्सर है, उसको आप बहुत देर तक चला रहे हो तो गर्म हो जाता है, गर्म होकर उसकी कॉइल जल सकती है, तो कॉइल जलती कब है, जब बहुत ज्यादा हीट हो जाए, और हीटिंग इफेक्ट आरएमएस से होती है। ठीक है, चलो क्लियर, सबको बात क्लियर? ओके, चलो तो इंडिया में साइनसोइडल एसी सप्लाई होता है, ये भी अपन ने समझ लिया। अभी अपन ने साइनसोइडल के लिए निकाला है आरएमएस। अब और भी वेव फॉर्म है हमारे पास, ट्राइंगुलर एसी है, सॉटूथ एसी है, स्क्वायर एसी है, सबका आरएमएस निकालना बहुत आसान है, करो करो ट्राई। सोहम बोल रहा है वाई कॉइल बर्न्स, इट इज ऑफ मेटल। देखो एक हाँ, ये घरों में जो मिक्सर विक्सर कभी जल जाता है ना वो होता क्यों ऐसा, क्या होता है कि ना हम जो वायर बना रहे हैं एकदम 100% यूनिफॉर्म एरिया का तो बना पाएंगे नहीं, और 100% हर जगह बिल्कुल एक जैसा मटेरियल ये भी अपन इंश्योर नहीं कर पाएंगे, तो कभी कहीं कहीं पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो कम हो गया, तो वहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और छोटी सी जगह पर, तो छोटी सी जगह पर हीट ज्यादा आने लगेगी। ठीक है, और वो हीट से वहां छोटी सी जगह पर टेम्परेचर भी ज्यादा आ जाएगा। देखिए ये एरिया कम होगा सरफेस एरिया, फिर रेडियस कम तो सरफेस एरिया भी कम, तो टेम्परेचर भी ज्यादा आएगा फिर वहां पर। तो टेम्परेचर ज्यादा आने से क्या होता है, कोई वीक पॉइंट्स होते हैं वायर में जहां पर वो बर्न होने की टेंडेंसी रखता है, समझे, यहाँ पर मेल्ट हो जाता है ना। चलो, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की गलती है वो, तो मतलब अगर यूनिफॉर्म एरिया नहीं बना पा रहे हो तो होगा, मटेरियल एक जैसा नहीं बना पा रहे हो तो होगा, है ना। चलो, बताओ अब बाकी सारे एसी के साइनसोइडल निकालो, ट्राइंगुलर एसी, स्क्वायर वेवफॉर्म और टॉर्टूथ एसी, फटाफट करो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, 2 मिनट में दे रहा हूं आपको, जल्दी से करिए।
ब्राउजिंग गलत है बेटा। ट्राइंगुलर एसी का जब स्क्वायर कर दोगे तो ट्राइंगुलर शेप नहीं रहेगा, वो ध्यान रखना। तो फिर उसका एरिया निकालना इतना आसान नहीं रहेगा, ठीक है। आकाश गलत है। देखो, जब हमारे पास एक ट्राइंगुलर ग्राफ है, ट्राइंगुलर एसी का ग्राफ करंट का मान लेते या पोटेंशियल का मान लेते, चलो बार बार करंट लिख रहे हैं अपन, पोटेंशियल का मान लेते हैं। तो पोटेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, एक टाइम पीरियड में बनाया मैंने, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो जो स्क्वायर का ग्राफ होगा, एक सेकंड देखो मैं बनाता हूं, ये स्ट्रेट लाइन से ना इनका स्क्वायर करोगे तो पैराबोला बनता है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा वो। These are parabolic lines। ये बात समझ में आ रही है? ये अगर v है तो ये v स्क्वायर बनेगा, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो तो आपको है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सिर्फ इतना इजी नहीं कि एरिया निकाल लो, ठीक है। अब क्या दिमाग लगाएंगे अपन, देखो यहाँ पर टाइम इंटरवल t/4 होता है और पीक वैल्यू मान लीजिए v0 थी, तो यहाँ पर वोल्टेज की इक्वेशन लिख सकते हो। 0 से t/4 टाइम में वोल्टेज की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगा v0 अपॉन t/4 इंटू टी, फॉर t बिटवीन 0 टू t/4। सही बात है क्या? ये समझ में आ रहा है ना? 0 से t/4 में इक्वेशन लिख सकते हो, और फिर ये भी समझो कि जो एरिया 0 से t/4 का है, ये उसी का 4 टाइम तो 0 से t का एरिया होगा। द कंप्लीट एरिया फ्रॉम 0 से t, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर dt फ्रॉम 0 से t, दिस इज 4 टाइम्स 0 टू t/4 v स्क्वायर dt। ये समझ में आ रहा है? बस अब इससे तुम्हारा काम हो गया, इससे तुम्हारा काम हो गया। अब वी आर एम एस कैसे निकालेंगे? वो होगा उसका स्क्वायर, वी आर एम एस का स्क्वायर वो होगा 1 अपॉन टी, 0 से t v स्क्वायर dt। सॉल्व करो इसे, अब ये हो गया 4/t इंटीग्रेशन 0 से t/4 v स्क्वायर। अब v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? देखो v की वैल्यू तुम्हें पता है, तो उसका स्क्वायर लिख सकते हो, वो जगह 16 टाइम्स v0 स्क्वायर बाय t स्क्वायर टाइम्स स्मॉल t स्क्वायर इंटू dt। देखो मैंने जो v का एक्सप्रेशन था उसका बस स्क्वायर यहाँ लिख दिया, v के एक्सप्रेशन का ठीक स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके निकालो क्या आएगा, बताओ आरएमएस वैल्यू। मैं सोच रहा था कर लोगे यार, पर आपने ना मतलब अच्छे से सोच समझ के नहीं करा। पहले आपको ये देखना चाहिए था कि भाई v का ग्राफ कैसा है, उसका स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमेशा थोड़ा सा अच्छे से चीजों को समझना चाहिए फिर करो, ठीक है। यस, सर्वेश का आंसर आ गया, बिल्कुल सही। शांतनु नहीं बेटा, गलत है, कुछ मिस्टेक कर रहे हो। ये t डिनोमिनेटर में भी था, ये ध्यान रखना, है ना। और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 आएगा। नहीं शांतनु, अच्छा v स्क्वायर की वैल्यू है, तो t तो गायब हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर v आरएमएस स्क्वायर में भी। मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, लाओ चलो। v आरएमएस का स्क्वायर वो हो गया 4/t, 16/t स्क्वायर भी अंदर से बाहर लेके आ जाओ, 16/t स्क्वायर, और v0 का स्क्वायर भी बाहर लेके आ जाओ, अंदर बचा t स्क्वायर, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3, लिमिट लगाओगे तो t/4 का होल क्यूब, ये आया। t³ से t³ कैंसल, 4 का क्यूब, और देखो यहाँ भी 4 का क्यूब है, कैंसिल हो रहा है। अच्छा एक बाय 3 भी आना चाहिए t³/3 का, तो यहाँ फाइनली बच रहा है सिर्फ v0 का स्क्वायर बाय 3। तो वी आर एम एस
इज V0/√3। ये आ गया आंसर। आ रहा है समझ में, है ना। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t³/3, तो दिस इज t³/3, और एग्जैक्टली ये t का क्यूब ही देखो डिनोमिनेटर में है और 4 का क्यूब ही यहाँ न्यूमरेटर में, तो कैंसिल आउट हो गया। तो ओनली बचा V0²/3। रूट ले लो अब, क्योंकि उधर VRMS का स्क्वायर था, रूट ले लो तो V0/√3। चलो ओके, और सब कुछ i के लिए भी सेम ही होगा, तो वो v को i लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब ये तो मैंने बताया ट्राइंगुलर एसी के लिए। अब सॉ टूथ एसी के लिए करोगे तो क्या होगा बताओ, सॉ टूथ एसी के लिए क्या होगा, सॉ टूथ एसी के लिए सॉ टूथ एसी के लिए क्या होगा, सॉ टूथ एसी का जो वेवफॉर्म होता है वो इस तरह का होता है, इसको बोलते हैं सॉ टूथ एसी। ठीक है, बच्चे बोलते हैं सेम ही रहेगा, क्यों सेम क्यों रहेगा, कोई लॉजिक, सेम क्यों आना चाहिए। स्क्वायर करेंगे सर। हाँ तो स्क्वायर करेंगे तो आगे बोलो। तो सर वो वैसा ही ग्राफ बन जाएगा ना, वी हाँ स्क्वायर का दिशा। बिल्कुल सही, स्क्वायर करेंगे तो ग्राफ बिल्कुल आइडेंटिकली बनने वाला है। ऐसे ही ग्राफ दिखेगा, देखो स्क्वायर करोगे तो ऐसे ही ग्राफ बनने वाला है। इस ये ग्राफ और ये ग्राफ एक जैसा ही है ना, तो ग्राफ एक जैसे तो आरएमएस भी एक जैसा आ जाएगा, क्योंकि फिर स्क्वायर का मीन वैल्यू तो निकालनी है, तो यहाँ पर भी VRMS आ जाएगा एग्जैक्टली V0/√3। साइनसोइडल में V0/√2 और ट्राइंगुलर में सॉ टूथ में V0/√3। चलो अब सबसे आसान चीज बची है हमारा स्क्वायर वेवफॉर्म। स्क्वायर वेवफॉर्म बताओ उसका क्या आएगा, स्क्वायर वेवफॉर्म क्या आएगा, I0 ही आ जाएगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, I0 ही आ जाएगा, है ना। मैं कहीं पर बनाता हूँ वो इंडिया वाला चीज जो लिखी हुई हटा देता हूँ, ये हटा देते हैं, ठीक है। और जब स्क्वायर वेवफॉर्म देखेंगे अपन, अब स्क्वायर वेवफॉर्म जो होता है, मान लो करंट का ग्राफ बनाया हमने, तो कांस्टेंट चलता है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। इसका स्क्वायर का ग्राफ जो बनाओगे ना, तो स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी, स्क्वायर का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी। ये अगर वैल्यू करंट के I0 की, तो ये I0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कोई कांस्टेंट जो ग्राफ है उसकी मीन वैल्यू तो वही आएगी, कांस्टेंट की मीन वैल्यू तो वही आएगी, तो ये जो I के स्क्वायर की मीन वैल्यू निकालोगे, ये तो I0 स्क्वायर ही आ जाएगी। फिर रूट लोगे, ये इसकी मीन वैल्यू I0 स्क्वायर आने वाली है, ये एक्सप्रेशन पूरा I0 स्क्वायर आने वाला है, रूट लोगे तो I0 आ जाएगा। तो यहाँ पर IRMS शुड बी I0 ओनली। क्या सारे स्टैंडर्ड वेवफॉर्म आ गए पंको अच्छे से। साइनोसॉइडल का आ गया, π/√2, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया में और सब जगह यूज तो यही होता है। इनफैक्ट अभी मैं डिराइव तो करा रहा हूँ सबके, लेकिन मैं भी यूज तो आगे बस यही करूंगा, क्योंकि हम सब आगे सर्किट तो सिर्फ साइनोसॉइडल वाले ही देखेंगे, तो बाकी के सर्किट तो अपन देखने ही नहीं वाले होगी, ठीक है। चलो अब ये तो अपन ने आज कुछ क्वेश्चंस करे जिसमें अपन ने मीन वैल्यू निकाली, आरएमएस वैल्यू निकाली, है ना, इन सब की बातें करी, बेसिक बेसिक चीजों की बातें करी, ठीक है। ये आरएमएस और मीन तो किसी भी के लिए पूछ सकता हूँ मैं, जरूरी थोड़ी कि एसी के लिए ही पूछूं मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि एक एलआर सर्किट है, उस एलआर सर्किट में एक टाइम कांस्टेंट टाइम में आरएमएस करंट कितना है, ऐसा भी पूछ सकता हूँ। टाइम इंटरवल मैंने बता दिया कितना लेना है, उस टाइम इंटरवल में आरएमएस करंट पूछ सकता हूँ। समझ में आ रही बात। हाँ बस इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। चलो तो लिखो क्वेश्चन, फिर लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब देखते हैं। मैं हटा रहा हूँ ये, क्वेश्चन है, एक करंट मैंने आपको दे दिया,
3 sin 50t प्लस 4 cos 50t। करंट की वैल्यू ये है, ठीक है। फाइंड इट पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इन CPS, RMS करंट। बताओ शॉर्टूथ वाले का टी कहाँ होगा, ग्राफ पर बता दीजिए एक बार, ठीक है। शॉर्टूथ वाले का टाइम पीरियड देखो यहाँ है, ये 0 से T/2 और ये टाइम पीरियड। तो आपको करंट की इक्वेशन दे दी मैंने आपको, इसकी पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इन साइकिल पर सेकेंड और आरएमएस करंट पूछ लिया, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है, आपको ये याद होना चाहिए क्वेश्चन, ये तो आपको कई बार देखा हुआ है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, क्या करते हैं, इक्वेशन याद हो जाना चाहिए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, दिस इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस tan इनवर्स बी बाय, है ना। तो ये इक्वेशन यूज कर लो, तो हमारा जो दिया हुआ करंट है वो हो जाएगा 5 3 स्क्वायर प्लस 5 4 स्क्वायर का रूट 5 इंटू साइन 50t प्लस tan इनवर्स b बाय a 4/3। ये आ गया करंट। बस अब करंट की पीक वैल्यू हमको क्या दिख रही है, आई नॉट इज 5 एम्पियर, कुछ बोला नहीं, एम्पियर मान लो। फ्रीक्वेंसी ये 50 होता है ओमेगा, ये ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा दिख रहा है 50, 2 पाई एफ इज 50, तो 50 अपॉन 2 पाई 25 बाय पाई CPS। लास्ट में आरएमएस करंट साइनसोइडली तो है, तो आरएमएस क्या हो जाएगा, जो पीक वैल्यू है अपॉन रूट 2। आंसर चलो आ रहा है क्या समझ में, सारे ऑप्शन समझ में आ गए इसके, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो ओके, फिर एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। एक और क्वेश्चन, करंट मैंने दे दिया ए साइन ओमेगा टी प्लस बी। इसी सर्किट में जो करंट है वो उसकी इक्वेशन ये है, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी। फाइंड इट्स मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, फाइंड इट्स मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। मीन आपको हाफ साइकिल में नहीं, पूरे पूरे कंप्लीट साइकिल में मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू के बारे में कुछ कहा नहीं है जब भी, तो आप पूरे साइकिल में निकालोगे। तो मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। सहज पूछ रहा है व्हाट इज सीपीएस। बेटा सीपीएस मैंने बताया था ना, साइकिल पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे साइकिल पर सेकंड में भी बताते हैं अपन। एक टाइम पीरियड में जो पूरा कंप्लीट एसी का साइकिल होता है ना, एक ऑसिलेशन जो पूरा होता है उसको बोलते हैं वन साइकिल। एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पीरियड में सॉरी एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं, तो एक सेकंड का ऑसिलेशन का नंबर इज आल्सो सीपीएस। चलो गगनदीप वेरी गुड। अब कंप्लीट साइकिल में जब मीन वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली भी आएगी, इसकी मीन 0 और इसका भी आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अगर हाफ टाइम पीरियड में निकालते हैं, हाफ साइकिल में अगर निकालते हैं, तो फर्स्ट वाले टर्म की होगी 2a बाय पाई और सेकंड की हाफ साइकिल में आ जाता मीन, हाफ साइकिल में ये मीन आ जाता, ठीक है। अब आरएमएस निकालना है, तो आरएमएस को आपको बेसिक से करना पड़ेगा, ये इतना आसानी से नहीं आएगा, आपको पूरा इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा। यस, साइकिल पर सेकंड और सीपीएस बिल्कुल एक ही बात है, साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज, हर्ट्ज बिल्कुल एक ही बात है, आप इसको हर्ट्ज में भी लिख सकते थे, एक ही बात है, 25 बाय पाई हर्ट्ज। चलो
आरएमएस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये इक्वेशन जो है अपने पास आरएमएस करंट की वो यूज करना पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आप तो मुझे ऐसा लगता है कि कर लोगे। a स्क्वायर बाय 2 प्लस b स्क्वायर, ये आंसर आने वाला है आरएमएस करंट का, जो आप चेक भी कर सकते हो। व्हेन b इज 0 तो आंसर एक बार रुक तो होना चाहिए, देखो हो रहा है। एंड व्हेन a इज 0 तो डीसी हो जाएगा, डीसी का आरएमएस वही आना चाहिए। कुछ तरीके मैच कर रहा है, ठीक है। यस, चलो अब आपके पास फॉर्मूला है वो यूज करो और निकालो। अब क्योंकि टाइम हो चुका है, मैंने 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए है, तो अब मैं रुकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम एसी सर्किट स्टार्ट करेंगे। एसी का अपना बेसिक्स हो गया है, बेसिक्स पर बिगिनर बॉक्स 1 है, पूरा हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो बिगिनर बॉक्स 1 कंप्लीट करके लाओ और हम अगली क्लास से एसी सर्किट स्टार्ट करने वाले हैं। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। बहुत इजी चैप्टर है एसी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप लोग है ना ध्यान से समझते चलना चीजें और याद करते चलना, अदरवाइज बाद में आपको थोड़ा टफ लगता है। अगर हम याद नहीं करें ना अभी तो बाद में टफ लगता है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है। तो पेंडिंग वर्क पहले करेगा एसी, तो पेंडिंग वर्क पहले कर लो, जितना भी काम पेंडिंग है। एसी तो वो छोटा बिगिनर बॉक्स है यार, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, देखना आप करोगे तो, ठीक है। तो वो भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और सर नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस होगा? नेक्स्ट क्लास में हम एसी का आगे पढ़ेंगे, एक तो सर्किट्स ऑफ एसी, और डिस्कशन क्या करें, सैटरडे डिस्कशन जो अपन रखते हैं, इस बार तो आपका टेस्ट है तो इस बार नहीं करते अपन डिस्कशन सैटरडे को, क्योंकि ऑलरेडी आपका टेस्ट है। हम मंडे ट्यूसडे कुछ कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और ईएमआई की क्वेश्चन बैंक और 1 2 3 4 कर लो सब जल्दी से, ठीक है। ईएमआई की क्वेश्चन बैंक और 1 2 3 4 जल्दी से कर लो। असाइनमेंट भी बचा है, असाइनमेंट भी कर लेना, ठीक है। चलो बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको, टेक केयर।